हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग उर्दू पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ के तौर पर करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको अगर डीपली ना पढ़ा जाए, पॉइंट को छोड़ छोड़ कर पढ़ा जाए, तो फिर क्वेश्चन आसानी से छूट जाते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोशिश क्या पूरा का पूरा मैं पीपीटी वगैरह रेडी करके, ठीक है ना, सारा कंटेंट इकट्ठा करके, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक चीज़ को इकट्ठा करके आज की इस क्लास में एकदम डीपली समझाने वाली हूँ। एक भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डीपली एनालिसिस करके समझेंगे। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनने और समझने के बाद, आप लोग इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो टॉपिक आप लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो समझ में आने के बाद आप एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पर हम लोग करेंगे, उसका आंसर आप खुद से दे पा रहे हैं कि नहीं, ये आपकी खुद की टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट करते हैं लाइक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आज का ये वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो को स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। उर्दू पेडागोजी की आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है नई तालीमी पॉलिसी 2020, या फिर इसे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 भी कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है NEP नेप 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर नई शिक्षा नीति। आई होप आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्योंकि इसे हिंदी में भी पढ़ना है। अगर हिंदी में नहीं भी पढ़े हैं या फिर पढ़े भी हैं, आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू ज़ुबान में एकदम नए तरीके से, नए सिरे से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हों, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आखिर ये है क्या? कौमी तालीमी पॉलिसी, नाम ही में एजुकेशनल पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है, नियम और कानून बताए गए हैं इसमें। ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है, ये 3 बार आ चुकी है, मतलब ये तीसरा बार आया था 2020 में। पहली बार आया था 1968 में, ठीक है। दूसरी बार आया था, यहाँ पर पहली बार मैं लिख दी रही हूँ, पहली बार 1968 में आया था 1968, और दूसरी बार आया था 1986। देखिए बस 6 और 8 को फिर बदल कर देना है। पहले 6 छोटा होता है ना, और उससे बड़ा होता है 8, तो पहली बार आया था 1968, और फिर इसको बदल दीजिए, 8 को इधर ला दीजिए और 6 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 1986 दूसरी बार आया था 1986 में, और इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ नियम कानून में थोड़ा सा और बदलाव किया गया था 1992 में, ठीक है। लेकिन इसको अलग नाम नहीं दिया गया, थोड़ा सा बदलाव करना था। तो पहली बार 1968 में, दूसरी बार आया था 1986 में, और ये तीसरी बार आया था 2020 में। और तारीख प्रॉपर मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, 29 जुलाई 2020 को जो है ना इसकी शुरुआत हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ठीक है। अब देखिए, ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसी जो नीति बताई गई थी, ये पूरा जो जो कमेटी मिलकर इसको तैयार किया गया था, ये पूरा का पूरा नीति जो पॉलिसी तैयार की गई थी, वो उस कमेटी के जो सदर थे, यानी कि हेड थे, जो चेयरपर्सन थे, वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा, पॉलिसी तश्कील कमेटी के सदर, यानी कि ये पॉलिसी नई शिक्षा नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है इसको बनाने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी के जो सदर थे, यानी कि हेड चेयरपर्सन, वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा। और इस पॉलिसी को जारी करने वाला जो डिपार्टमेंट था, विभाग, उसका नाम था इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत, जिसको शॉर्टकट में MHRD भी कहते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये विभाग, इस डिपार्टमेंट के ज़रिए इस पॉलिसी को जो है ना जारी किया गया। और फिर इसी पॉलिसी के तहत जो है, यानी कि कौमी नई
तालीमी पॉलिसी जो 2020 जो है, इसी पॉलिसी के तहत MHRD यानी कि इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत, ये जो विभाग है, ये जो डिपार्टमेंट है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया वजारत तालीम यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय, वजारत तालीम उर्दू में कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आखिर ये कौमी तालीमी पॉलिसी यानी कि नई तालीमी पॉलिसी, आखिर इसमें बताया क्या गया था, क्या पॉलिसी, क्या नीति बताई गई थी? तो यहाँ पर समझिए, इसमें बताया गया था कि जो पुराना सिस्टम है 10+2, ठीक है, जो 10+2 वाला सिस्टम है कि बच्चे की स्कूली लाइफ की शुरुआत 6 साल से होती थी, यानी कि बच्चा जब 6 साल का होता था तब वो स्कूल में पढ़ने जाता था। एक 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, इस तरह कर करके जो है ना 10+2 वाला ये जो सिस्टम था, अब इसको ख़त्म कर दिया जाए और अब नया सिस्टम कौन सा लाया जाए? तो नया निसाबी और तदरीसी ढांचा जो था वो था 5+3+3+4, यानी कि इसको उर्दू में लिखी हूँ 5+3+3+4, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? 5+3+3+4, यानी कि अब इस सिस्टम से जो है ना बच्चा पढ़ाई करेगा। ठीक है, और बच्चे के स्कूली लाइफ की शुरुआत अब 6 साल से नहीं बल्कि 3 साल से होगी, याद रखिएगा। इस एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसमें कहा गया था कि ये जो 6 साल से बच्चे स्कूल जाना शुरू करता था और जो 10+2 वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करो और बच्चा जो है ना अब 3 साल से ही स्कूल जाना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ पर पहले 6 साल से बच्चा स्कूल जाना शुरू करता था, अब 3 साल पहले ही स्कूल में बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि 3 साल का बच्चा हो गया और स्कूल में भेजना शुरू कर दिए तो 3 साल से उसे पढ़ाना ही शुरू कर दिया जाएगा, जी नहीं। इसी वजह से तो ये ढांचा तैयार किया गया। 5+3+3+4 क्या है, इसे समझिए, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। 5 क्या है? 5 साल, यानी कि बच्चा 3 साल का हो गया और स्कूल में उसको भेजा जा रहा है तो 5 साल उसको सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज में रखा जाएगा, यानी कि बुनियादी मरहले में, यानी कि स्कूल में वो 5 साल रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में। 5 साल में ये जो 5 है ना, ये 5 साल को दर्शाता है, यानी कि बच्चा 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। अब ये 5 साल में से जो स्टार्टिंग का 3 साल है ना, ये 3 साल बच्चों को खेल कूद कराया जाएगा। बस वही बात है, घर पर जो बच्चा 6 साल तक खेलता था वही काम अब 3 साल पहले ही बुला दिया जा रहा है और वो खेलने कूदने का काम स्कूल में कराया जाएगा। बस यही फ़र्क है, मतलब कि अब जो है ना 3 साल और एक्स्ट्रा बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा स्कूल में। पहले 6 साल पर बच्चा स्कूल जाता था क्योंकि 6 साल में वो घर पर खेला करता था, मतलब बोलना सीखता था, फिज़िकली इमोशनली वो डेवलप होता था, घर पर खेलता था कूदता, कोई टेंशन नहीं रहता था। तो अब क्या किया गया है कि 3 साल पर ही बच्चे को स्कूल में बुलाया जा रहा है और जो खेलने कूदने का काम घर पर वो करता था वही चीज़ स्कूल में कराई जाएगी, यानी कि 3 साल तक बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ खेल कूद कराया जाएगा स्कूल में। जिस तरह से घर पर बच्चा खेला करता था उसी तरीके का माहौल जो है ना स्कूल में मिलेगा। ठीक है, दोस्त होंगे, दोस्त के साथ ही तो बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो दोस्त होंगे स्कूल में भी। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब 3 साल का बच्चा था और उसको स्कूल में भेज दिया गया और 3 साल तक उसे पढ़ाया जाएगा ही नहीं, सिर्फ जिस तरह घर पर खेला करता था उसी तरीके स्कूल में भी खेलेगा, तो 3 साल और 3 साल कितना हो गया? उसकी उम्र 6 साल तो हो गई ना। ठीक है, और विजुअली बात है, मतलब इनडायरेक्टली उसकी उम्र कितनी हो गई? 6 साल। जब 6 साल हो गई उसकी उम्र, यानी कि 3 साल वो स्कूल में खेला, ठीक है, तो वो हो गया 6 साल। अब जो अगले साल जो है ना उसको दर्जा 1 यानी कि क्लास 1 में भेज दिया जाएगा। मतलब वही बात है, यहाँ पर जो 6 साल में बच्चे क्लास 1 में जाता था वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि 6 साल का बच्चा हो गया 3 साल खेलने के बाद, तो फिर अब उसको क्या किया जाएगा? क्लास 1 में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 साल जो है, 2 साल मतलब 3 साल खेलने के बाद 2 साल पढ़ाई करेगा, 3 2 5 साल हो गया ना, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल रहेगा। यानी कि जब फाउंडेशनल स्टेज से बच्चा निकलेगा तो क्लास 1 और 2 2 क्लास पढ़कर निकलेगा। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 8 साल, क्योंकि 3 साल में बच्चा स्कूल में एंट्री किया, ठीक है, और 3 साल उसको खिलाया गया तो 6 साल हो गया, और फिर 2 साल पढ़ा क्लास 1 और क्लास 2 में, तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 8 साल हो गई। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि फाउंडेशनल स्टेज में यानी कि बुनियादी मरहले वाले स्टेज में जो है ना क्या करना है, बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है। क्लास 1 और क्लास 2 में कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, यानी कि बुनियादी मरहले में रहेगा। दूसरा जो स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि तैयारी के मरहले में। अब यहाँ पर बच्चों की तैयारी शुरू होगी और ये कितना साल है? 3 साल, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा 3 साल रहेगा
और क्योंकि वो फाउंडेशनल स्टेज से निकला है क्लास 2 से, तो फिर प्रिपरेटरी स्टेज में एंटर कब करेगा? दर्जा 3 यानी कि क्लास 3 में। यानी कि अब बच्चा अब क्लास 3 में जाएगा और 3, 4, 5 यानी कि 3 साल तक पढ़ेगा और वो 5वीं क्लास में जो है ना 5वीं क्लास तक प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो होगी ना प्रिपरेटरी स्टेज से इम्तहान की शुरुआत होगी, यानी कि एग्ज़ाम लेना अब शुरू कर दिया जाएगा बच्चा का। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर कहा गया है एक और बात कि उसके मदर टंग में जो अपने एरिया में ज़ुबान वो बोलता है बच्चा, उसके एरिया में जो भी ज़ुबान है, जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसके इलाकाई ज़ुबान है या फिर जो भी मादरी ज़ुबान है, मदर टंग, उसी में बच्चों को, उसी भाषा में, उसी ज़ुबान में बच्चों को पढ़ाना है और सिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज से निकला था तो उसकी उम्र 8 साल थी। प्रिपरेटरी स्टेज में वो 3 साल पढ़ा, क्लास 5 में आ गया वो, यानी कि उसकी उम्र कितनी हो गई? 8, 3 साल पढ़ा ना प्रिपरेटरी स्टेज में, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 साल उसकी उम्र हो गई। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज तक। अब वो एंटर करेगा किस में? दरमियानी यानी कि मिडिल स्टेज में। इसमें भी बच्चे को 3 साल रखा जाएगा, यानी कि 3 साल इसमें पढ़ाया जाएगा। अब क्योंकि वो क्लास 5 से निकला है, प्रिपरेटरी स्टेज से निकला है, तो फिर वो क्लास 6 में जाएगा। क्लास 6 से लेकर 8 तक 6, 7, 8 3 साल रहेगा मिडिल स्टेज में। और यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा जो है ना, जो भी उसका मतलब स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है कि अब साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से है। ये सबसे बड़ी बात है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में कहा गया था कि स्ट्रीम ख़त्म हो जाने वाला है, स्ट्रीम नहीं रहेगा। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वगैरह था, इसको ख़त्म करके अगर मान लीजिए आप फिज़िक्स लिए हैं या फिर केमिस्ट्री लिए हैं, तो केमिस्ट्री के साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, या फिर कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा स्ट्रीम को ख़त्म करने की बात कही गई थी इस तालीमी पॉलिसी के अंदर। अच्छा, एक और बात, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मैम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, हालांकि लिखने की कोशिश मैं की हूँ थोड़ा सा बड़ा। अगर बड़ा लिखूंगी तो चीज़ें फिट नहीं होंगी बोर्ड पर एक साथ। ठीक है, तो अगर आप लोग को धुंधला दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वीडियो के कोने में 3 डॉट आता है, 480 पिक्सल में करके देखेंगे तो एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट या फिर स्लो बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को स्लो या फिर फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमेस्टर को ख़त्म करने की बात की गई थी और कहा गया था कि बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और उसको वो आज़ादी है कि वो इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकता है। ये उसको आज़ादी दी गई थी। जैसे कि मान लीजिए बच्चा का जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो चाहता है कि उर्दू हम पढ़ें, या फिर वो चाहता है कि हम पंजाबी सीखें, पंजाबी ज़बान, या फिर उड़िया ज़बान, या फिर बंगला ज़बान, जो भी अगर भाषा इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी भाषा अगर वो सीखना चाहता है तो वो इसकी आज़ादी है, सीख सकता है। ठीक है, तो ये बातें कही गई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रिपरेटरी स्टेज से जो बच्चा निकला था तो उसकी उम्र 11 साल थी। अब वो मिडिल स्टेज से निकलेगा तो उसकी उम्र कितनी होगी? क्योंकि मिडिल स्टेज में वो 3 साल रहा, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो वो 14 साल का हो गया। यानी कि मिडिल स्टेज से निकलने के दौरान बच्चा का उम्र कितना है? तो 14 साल हो चुका है। ठीक है, अब वो एंट्री करेगा सेकेंडरी मरहले यानी कि सेकेंडरी स्टेज में। और कितने क्लास से निकला था मिडिल स्टेज से? तो 8वीं क्लास से वो निकलेगा। ठीक है, 8वीं क्लास से निकला था तो सेकेंडरी स्टेज में इंटर करेगा, तो वो कौन से क्लास में करेगा? दर्जा 9 यानी कि 9th क्लास में करेगा। और सेकेंडरी स्टेज में वो 4 साल रहेगा, 5 + 3 + 3, और लास्ट में 4 साल का ये स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। तो 9, 10, 11, 12 4 साल हो रहा है। 12 क्लास तक बच्चा जो है ना सेकेंडरी स्टेज में रहेगा, यानी कि 4 साल है, 9, 10, 11, 12 4 साल तक बच्चा पढ़ेगा। 12th पास करके सेकेंडरी स्टेज से वो निकलेगा। अब वो आगे पढ़ना चाहे तो उसकी एडमिशन जो है ना यूनिवर्सिटी में होगी। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज से बच्चा निकलेगा तो वो 12th तक पढ़ाई कर चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है सेकेंडरी मरहले में कि अगर बच्चा फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना चाहे, विदेशी भाषा सीखना चाहता है, तो वो उसकी आज़ादी है, सीख सकता है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेने की बात की गई है। पहले क्या होता था कि 1 साल पर डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है ना, सेमेस्टर वाइज जो है ना एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी इस पॉलिसी में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब बच्चा मिडिल स्टेज से निकला था तो उसकी उम्र 14 साल थी, 4 साल रहा वो सेकेंडरी स्टेज में, तो अब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 18 साल। यानी कि जब बच्चा 12th पास करके सेकेंडरी स्टेज से निकलेगा तो उसकी उम्र 18 साल। अब वो आगे पढ़ाई करेगा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, ग्रेजुएशन में मान लीजिए, तो ग्रेजुएशन में ही बताया गया है कि जो भी वो स्ट्रीम तो है ही नहीं, जो वो सब्जेक्ट लेना चाहे उसकी आज़ादी ले सकता है। यहाँ पर कहा क्या गया था कि जो पुराना सिस्टम था, यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है
और उसने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, या फिर मान लीजिए वो सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की, 2 साल तक ग्रेजुएशन में उसने पढ़ाई की और फिर उसकी पढ़ाई छूट गई, थर्ड ईयर उसने पढ़ा ही नहीं और 4-5 साल तक छूटी रह गई उसकी पढ़ाई। अब फिर वो चाहता है कि ग्रेजुएशन वो पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, तो फिर उसको शुरू से पुराने सिस्टम में फिर शुरू से पढ़ना पड़ता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने की बात कही गई है इस पॉलिसी में कि जहाँ तक स्टूडेंट पढ़ा है वहीं से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई किए हैं तो अब उसको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाया जाएगा, अब वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, सेकेंड ईयर में वो चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो 2 साल पढ़ने के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई, आप दोबारा चाहते हैं पढ़ना, तो फिर वहीं से आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, ठीक है। थर्ड ईयर में अब आपको मिल जाएगा एडमिशन, दोबारा आप लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि 2030 के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि ये जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन प्लस बीएड का ला दिया गया है सिस्टम, तो ये आप लोग को करना होगा। इसी वजह से जिसने बीएड नॉर्मली किया है अलग से, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद जिसने बीएड किया है, वो आप 2 साल 2030 से पहले ही आप जो है ना अपना जॉब ले लीजिए, क्योंकि 2030 के बाद ये लागू हो जाने वाला है कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड किया है वही शिक्षक बन सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और ग्रेजुएशन में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड वाला जो सिस्टम है, इसमें मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और अगर आप एक फर्स्ट ईयर पर सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ाई करते हैं पहला साल, तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएटेड सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करते हैं, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन सिर्फ करते हैं, तो आपको डिग्री दी जाएगी ग्रेजुएशन की। और अगर आप 4 का 4 साल यानी कि पूरा 4 साल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएटेड रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये भी बात कही गई है। और स्ट्रीम का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सारी बात कही गई है। और लास्ट में अभी लास्ट फी तो है नहीं, अभी बोर्ड मिटाकर मैं फिर दोबारा लिखूंगी, बहुत सारा भी पॉइंट बचा हुआ है। ज़बान की बात कही गई है कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को जो है ना अपने मादुरी या फिर मुकामी या फिर इलाकाई ज़ुबान में पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि जो उसके एरिया में ज़ुबान बोली जाती है, उसके घर में, उसके एरिया में जो भी ज़ुबान जो भाषा वो बच्चा बोलता है, उसका जो भी मादुरी ज़ुबान है, उसी में उस बच्चे को सिखाना है और पढ़ाना है। बच्चा अगर भोजपुरी बोल रहा है तो भोजपुरी में उसको सिखाइए। बच्चा अगर इंग्लिश बोलता है, अगर इंग्लिश उसका एरिया में बोला जाए तो इंग्लिश में सिखाइए, ठीक है। तो मादरी मुकामी, अगर वो हिंदी ही बोलता है तो कोई बात नहीं, हिंदी में ही सिखाइए। मादरी मुकामी या फिर इलाकाई ज़बान में ही बच्चे को कम से कम 5 साल तक, मतलब 5वीं क्लास तक तो आपको बच्चे को अपने उसके मादरी ज़बान में ही सिखाना है। उसके बाद भी आप सिखाने की बात की गई है कि 5 साल के बाद 6ठा 7वां 8वां मतलब 8वीं क्लास तक जो है ना उसके मादरी ज़बान में जो भी उसके एरिया में भाषा बोली जाती है उसमें सिखाना है, ठीक है। और से लसानी फार्मूला का यूज़ करना है। से लसानी यानी कि त्रिभाषा सूत्र, ये आप लोगों को मैं पहले भी बताई हूँ। इसमें त्रिभाषा से का मतलब क्या होता है, 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 भाषा की बात की गई है। पहला प्रायोरिटी देना है मादुरी ज़ुबान की, यानी कि बच्चा जो भी उसका मादुरी ज़ुबान है, जो भी मातृभाषा है, जो वो बोलता है भाषा, उसी में बच्चे को सिखाना है, पढ़ाना है। दूसरा में आ जाएगा जो सेकंड, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मान लीजिए बच्चे का मादरी ज़बान भोजपुरी है तो भोजपुरी हो जाएगा, भोजपुरी में आपको सबसे पहले बच्चे को सिखाना है। सेकंड लैंग्वेज पे आ जाएगा हिंदी ज़ुबान, राष्ट्रीय जो भाषा है वो आ जाएगा हिंदी, ठीक है। और उसके बाद से हिंदी ज़ुबान हो गया। और तीसरे नंबर पर आएगा कोई जदीद ज़ुबान, यानी कि इंडिया का कोई दूसरा ज़ुबान है, जैसे कि पंजाबी हो गया, उड़िया हो गया, ठीक है, बंगला हो गया, ठीक है, कन्नड़ हो गया। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर जदीद ज़ुबान, ठीक है। तो इस तरीके से लसानी फार्मूला का भी यूज़ करना है, से लसानी फार्मूला इसको फॉलो करना है। तो ये ज़ुबान की बात कही गई थी। इसके अलावा भी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारा पॉइंट है जो कि हमें जानना ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और फिर से लिखूंगी। चीज़ें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करें। और उसके बाद से अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं बोर्ड को मिटाकर फिर से लिखूँ, ठीक है। ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक बचा हुआ है जो कि मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, इसको फटाफट हम लोग समझते हैं और उसके बाद से हम लोग MCQs की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे कहा गया है कि नई तालीमी पॉलिसी, यानी कि ये जो
NEP NEP है, ये एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे सेंटर का क़याम करना चाहती है जो कि बच्चों का सही तरीके से असेसमेंट यानी कि आकलन कर सके। देखिए उसका नाम था परख, यानी कि परख की शुरुआत करने की जो है ना, इसकी सिफारिश थी कि इस परख की शुरुआत की जाए जो कि बच्चों का सही तरीके से आकलन कर सके। मतलब कि परख क्या है? परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगिक विकास, ठीक है, बच्चा फिजिकली भी डेवलप हो रहा है, इमोशनली भी डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिवली संज्ञानात्मक रूप से भी उसका विकास हो रहा है कि नहीं। बच्चा ऐसा ना होना चाहिए कि लोग उसे बेवकूफ़ बना दें, ठीक है। सोशली मतलब डेवलप होना चाहिए क्योंकि समाज में उसे रहना है, ठीक है। कॉग्निटिवली यानी कि संज्ञानात्मक रूप से वो विकसित होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ से जो है ना, मतलब 360 डिग्री वो डेवलप हो, ठीक है। किसी भी तरह करके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी का आकलन करने के लिए परख तैयार किया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? परख में P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? आकलन करता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि बच्चों का जब एग्ज़ाम हो, मतलब कि आकलन किया जाए बच्चे का, तो एग्ज़ाम होने के बाद मार्क्स तो उसको दिया ही दिया जाएगा, लेकिन साथ में बच्चे को खुद से पूछना है, यानी कि सेल्फ ओपिनियन, बच्चे का सेल्फ ओपिनियन लेना है कि बच्चा अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहता है, ठीक है। इस तरह बच्चा बताएगा कि मैं इतना लिखा हूँ तो मेरे हिसाब से तो इतना आना चाहिए। बच्चों का खुद पर कितना विश्वास है, ठीक है। बच्चों से पूछना है कि तुम एग्ज़ाम दिए हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितना मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों से पूछना है, ठीक है। एक तरह से बच्चा अपने बारे में ये इसलिए क्योंकि आगे जाकर स्कूल से निकलने के बाद लाइफ में कोई तो रहेगा नहीं, मतलब इससे पता चलता है कि हम कितना सही हैं कितना गलत है। अपने आप पर विश्वास जो होता है ना, ये बच्चों का बढ़ता है, अपने आप पर विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, मुझे कितना मार्क्स मिलना चाहिए, और ये आगे जाकर उसके फ्यूचर में हेल्प करता है, ठीक है, ज़िंदगी सही तरीके से जीने में। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना मोटिव थोड़ा है, बच्चा रट लेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे को पढ़ाया इसलिए जाए वो ताकि शिक्षित वो हो और ज़िंदगी सही तरीके से वो जी सके, ठीक है। तो ये बच्चे से खुद से पूछना है, सेल्फ ओपिनियन लेना है कि बच्चा बताओ तुम्हें अपने हिसाब से कितना मार्क्स मिलना चाहिए। उसके बाद से उसके जितने भी पीयर यानी कि क्लासमेट्स हैं, ठीक है, क्लासमेट जितने भी हैं उनसे पूछना है कि तुम लोग बताओ, यानी कि उसके फ्रेंड जितने भी हैं उनसे पूछना है कि तुम लोग बताओ कि इसे कितना मार्क्स मिलना चाहिए एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक है। तो उसके क्लासमेट है वो, उनकी अलग अपनी ओपिनियन होगी, उनकी अलग अपनी राय होगी। तो ये इसलिए रखा गया है कि ताकि जो बच्चा है वो अपने क्लासमेट से बना कर भी रखे, वो झगड़ा दुश्मनी टाइप का ना हो, बट क्योंकि उसे पता है कि जब एग्ज़ाम होगा तो ये हमारे क्लासमेट ही हमें मार्क्स देंगे, तो इनसे बना कर रखो, ठीक है। तो रिलेशनशिप भी इसमें जोड़ा गया है कि अच्छा बच्चा जो है ना वो रिलेशन बनाना सीखे, ठीक है। अपने क्लासमेट के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखेगा तो इस तरीके से उसे डर रहेगा कि हमारे जो क्लासमेट है वो मुझे कम मार्क्स ना दे दे, इस वजह से उसके साथ बना कर रखो। तो एक तरह से रिलेशन पर भी ध्यान दिए गए। बाकी टीचर से भी पूछना है कि टीचर के हिसाब से उस बच्चे को कितना मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि टीचर ख़ास तौर से ज़्यादा जान रहा होता है बच्चों के बारे में कि बच्चा कितना पढ़ने में फास्ट है, कितना तेज़ है और कितना कमज़ोर है, ठीक है। तो टीचर से भी जो है ना उस बच्चे को मार्क्स देगा। तो ये अलग अलग तरीके से जो है ना आकलन किया जाएगा बच्चों का कि बच्चा कितना विकसित है, कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल में, ठीक है। उसके बाद से कहा गया है इसी पॉलिसी में कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चे में नई नई सोच पैदा हो, ठीक है, बच्चा सीखे और नया सोच कुछ अलग क्रिएट करने के, क्रिटिकल थिंक यानी कि तनकीदी सोच उर्दू में कहते हैं इसको। तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, यानी कि वो नया चीज़ सोचे, नया करने के उसके अंदर जिज्ञासा हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यानी कि वो खुद से अपना डिसीजन, बच्चों को वही बात कहा गया है इसमें, वक्त दी जाए, आज़ादी दी जाए, ठीक है, ताकि वो बच्चे के खुद पर आएगा ना डिसीज़न लेने का जो हक है, खुद पर आएगा तो वो डिसीज़न लेना सीखेगा। क्योंकि लाइफ में उसे आगे चलकर जब वो स्कूल से निकल जाने वाला है तो डिसीज़न लाइफ में आगे लेना पड़ता है, ठीक है। तो शुरुआत से ही उसे डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
बड़े भी कितना भी बड़े हो जाएं, कितना भी पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन वो डिसीज़न लेने में घबराते हैं, सही तरीके से डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या पहनूँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, एक ही चीज़ को सिलेक्ट करने में 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग पर भी बच्चे को ध्यान दिया जाए कि वो, अब ये तभी होगा जब बच्चे के खुद पर छोड़ा जाएगा, बच्चे को वक्त दी जाएगी, मौका दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी, तो ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग, उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, उसके सामने मुश्किलें रखें, ठीक है, प्रॉब्लम रखें और बच्चे को बोले सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद से कोलैबोरेशन कराए, बच्चों में आपस में बातचीत कराए, एक्टिविटीज़ कराए, ठीक है। इस तरीके से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद से आगे कहा गया है, और एक चीज़ आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप इंग्लिश में क्यों लिख रही हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश में ही होती है, जैसे कि नई तालीमी पॉलिसी 2020। अब तालीमी पॉलिसी है ही है, उर्दू में पॉलिसी ही है। अब कहेंगे पॉलिसी को उर्दू में क्या कहेंगे, तो इसको पॉलिसी ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इंग्लिश में है और इंग्लिश में पढ़नी ही पड़ेगी। अब हर चीज़ का आप लोग हिंदी ढूंढेंगे तो फिर ये कैसे, मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश तो आपको रखनी ही पड़ेगी याद, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, SEDGS, यानी कि यहाँ पर नई तालीमी पॉलिसी जो है ना, वो SEDGS पर पूरा जोर देती है। मतलब कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि सामाजिक और सामूहिक रूप से जितने भी वंचित बच्चे हैं, ठीक है, उन पर जोर दिया। मतलब सभी बच्चों को शामिल करना है क्लास में सभी तरह के बच्चे होने चाहिए और सभी बच्चों का सामूहिक रूप से विकास होना चाहिए, ठीक है, सर्वांगीण रूप से उसका विकास होना चाहिए। मतलब कि सभी तरह के अलग अलग ज़बान बोलने वाले बच्चे हों, वो लड़के भी हों, लड़की भी, कोई भी जेंडर क्यों ना हो, ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, और किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी एरिया से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे वो विकलांग बच्चे ही क्यों ना हो, सभी तरह के बच्चे को अपने क्लास में शामिल करना है और सभी बच्चे का डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। यही इसी पर जोर देता है कि नई तालीमी पॉलिसी, ठीक है, SEDGS, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब कि ऐसा नहीं कि बच्चों से भेदभाव करना है। अगर बच्चा विकलांग ही है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या फिर चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कि उससे भेदभाव करें, या फिर जेंडर के लिहाज से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि लड़का है, लड़की, या फिर ट्रांसजेंडर ही है तो उसको अलग दो। मतलब सबको एक ही क्लास में रखना है, सभी बच्चे को, ठीक है। सोशली और इकोनॉमिक, सामाजिक और सामयिक रूप से वंचित जितने भी बच्चे, सभी को एक साथ, ठीक है, चाहे वो किसी भी जेंडर से क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो विकलांग ही क्यों ना हो, सभी बच्चे को एक ही क्लास में रखना है और पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद से आगे बात की गई है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यहाँ पर टी रहेगा, अथॉरिटी, यानी कि SSSA, इसके भी काम यानी कि स्थापित करने की बात कही गई है। ये स्कूल के डाटा को रिकॉर्ड करके रखने का काम करेगा और विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की बात की है कि हर चीज़ का एक अपना एक अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दी हूँ ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आप लोग छोड़ करना है। आला तालीम में GER को बढ़ाकर 50% करने की बात कही गई है इस पॉलिसी के अंदर, यानी कि ग्रॉस एक इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 50% करने की बात की गई है। ये ज़्यादा डीपली में जाने की कोशिश नहीं करूँगी, बस इतना ही याद रखिएगा। अब मान लीजिए ABC का काम करने की बात की गई है, तो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये चारों तरफ लागू हो गया है। इनफैक्ट सबको, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को ABC अकाउंट बनाना ही है, बनाना है किसी भी हाल में, ठीक है। चारों तरफ ये अनिवार्य कर दिया गया है। आगे है MERUS, मेरू, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बताई कि इस पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक काम हो। जैसे कि एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो टीचर्स की सैलरी के बारे में भी बात करता हो, टीचर की सैलरी तय करता हो। एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जो सिलेबस वगैरह जो भी स्कूल से रिलेटेड हो वो देखता हो। एक टीचर ऐसा हो जो स्पेशली बच्चों के लिए हो, ठीक है। उसी तरीके से हर चीज़ के लिए अपना एक एक डिपार्टमेंट बना दिया गया हो, ठीक है। उसी तरीके से है मेरू, मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये बहुविषयक की बात करता है, मतलब कि एक ही विषय को अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, ठीक है। और कभी भी जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि एक ही क्लास में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उसको कभी भी भाषा सीखने के रास्ते में रुकावट नहीं समझना है,
ठीक है, जो भी वो भाषा बोल रहा है उसी भाषा में बच्चों को सिखाना है। ठीक है, उसके बाद से है एनआरएफ का काम, यानी कि इसको भी एनआरएफ, ये भी एक डिपार्टमेंट, इसका भी स्थापित करने की बात की गई है। और नौजवान और बालिग अफराद को 100% लिटरेसी देना, यानी कि जितने भी युवा और वयस्क हैं उनको 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य है इस पॉलिसी का। 100% उसको साक्षरता दिलाई जाए। ठीक है, तो ये एक अलग बात है। और उसके बाद से यहाँ पर निपुण भारत की शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 5 जुलाई 2021 को, ठीक है, 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत की शुरुआत की गई। ये क्या है? निपुण का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसमें कहा गया है, देखिए इसके नाम ही में है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब कि 3 ग्रेड, तीसरे क्लास से ही बच्चों को क्या करना है, संख्या, माप, आकार, आकृति के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देना है, ताकि उसकी प्रोग्रेस अभी से ही शुरू हो जाए। ठीक है, बच्चों को 3 क्लास से ही, तीसरी दर्जे से ही ज्ञान दिया जाएगा नंबर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, संख्या, आकार, आकृति, माप वगैरह के बारे में बताया जाएगा, तो प्रोग्रेस, उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा, तो अभी से ही प्रोग्रेस होगा और आगे जाकर बच्चा डेवलप करेगा। तो ये इसका लक्ष्य था 2027 तक का। ठीक है, तो ये निपुण भारत था जो कि 5 जुलाई 2021 को लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन निपुण भारत से पूछे गए हैं। ठीक है, और लास्ट में पॉइंट एक याद रखिएगा, जीटीबी बढ़ाकर 6% करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा खासा पॉइंट है। तो यहाँ पर फाइनली नई तालीमी पॉलिसी के बारे में बस इतना ही चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं लंबा भी नहीं की हूँ और ज़्यादा टफ भी नहीं किया गया है, इसको आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देती हूँ कि आखिर नेप 2020 से, यानी कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को एमसीक्यूज़ समझ कर करना है, खुद से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें, टॉपिक तो आप लोग समझ ही गए, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद से आंसर बता सके। बाकी तो मैं आप लोग का आंसर बताऊंगी ही। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पर कराए जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन, PYQs, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है नेप 2020 से। सबसे पहला सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियत को, ठीक है, ऑप्शन ए में है बच्चों की तालीम में रुकावट समझती है, बी में है कमरे जमात में बतौर असासा है, सी में है सीखने के अमल में एक गैर ज़रूरी पेचीदगी के तौर पर होती है, और डी में है शमूलियती तालीम गिरोह में रुकावट के तौर पर होती है। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है वो कसीर लिसानियत को, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी कि एक ही क्लास में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं, तो वो जो अलग अलग भाषा बोलते हैं तो वो बच्चों की तालीम में रुकावट समझते हैं। यानी कि ये जो नेप 2020 है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बच्चों की तालीम में रुकावट समझती है, तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। उसके बाद से और देखिए, शमूलियती गिरोह में रुकावट के तौर पर होती है, रुकावट के तौर पर तो ये होगी नहीं, ए और डी यहाँ पर डायरेक्ट कट हो गया। सीखने के अमल में गैर ज़रूरी पेचीदगी के तौर पर होती है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कमरे जमात में ये बतौर असासा है, यानी कि वो जो क्लास है उसमें ये जो अलग अलग ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं ना, उसको अपना एक सौभाग्य समझना है, वो एक संपत्ति की तरह है। ठीक है, वो हम लोगों का एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे जो है ना एक ही क्लास में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी रुकावट नहीं समझना है, बच्चों की तालीम में रुकावट नहीं माना गया है। ये इसको कमरे जमात में बतौर एहसासा की तरह समझा गया है कि ये क्या है, हम लोग का एक सौभाग्य है जो कि क्लास में अलग अलग ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सबसे पहला सवाल का जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए में है रटने वाली तालीम पर, बी में है इम्तहान के लिए पढ़ने पर, सी में है तसव्वुरात की समझ पर, और डी में है मश्क पर। तो नेप 2020 जो है ये ज़ोर देती है रटने वाली तालीम पर, तो जी नहीं, रोट लर्निंग पर तो ये बिल्कुल भी ज़ोर नहीं देती है, जबकि
ये कहती है कि बच्चों को समझा कर मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। ठीक है, इम्तहान के लिए पढ़ने पर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, मश्क पर यानी कि प्रैक्टिस करने पर जी नहीं, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, तसव्वुरात की समझ पर, तसव्वुरात की समझ पर, यानी कि बच्चों को समझा कर पढ़ाना है, बच्चा इमेजिन कर पाए, वो तसव्वुरात जो है ना, वो जो भी सीख रहे हैं उसको तसव्वुर भी कर पाएँ, इमेजिनेशन भी कर पाएँ। ठीक है, तो तसव्वुरात की समझ पर जो है ना तालीमी पॉलिसी 2020 वो जोर देती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत निपुण कब नाफिज हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कब नाफिज किया गया, यानी कि भारत निपुण जो है, भारत निपुण योजना, इसको कब से लागू किया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 5 जुलाई 2022, बी में है 5 जुलाई 2021, सी में है 15 जून 2022 और डी में है 10 मई 2021। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बताई हूँ 5 जुलाई 2021 से भारत निपुण योजना की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है। ऑप्शन ए में है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये 4 ठो आपको पढ़ना है सेंटेंस। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है वो तजवीज़ करती है स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, 3 नंबर में है रट कर सीखने पर जोर और 4 नंबर में है तनकीदी सोच पर जोर। अब आपको बताना है कि ये चारों में से कौन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ए में है 4 और 2 यानी कि 4 नंबर वाला और 2 नंबर वाला सही है। बी में है 3 2 1 यानी कि 3 2 1, ये कथन सही है। सी में है 4 2 1, 4 2 और 1, और उसके बाद से डी में है 2 3 4, 2 3 4। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सा जो सेंटेंस दिया गया, जो कथन दिया गया है वो सही है। ऑप्शन आपके सामने है ये 4, बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए में है 4 और 2, 4 में है तनकीदी सोच पर जोर और 2 में है स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा। ठीक है, तो ये भी सही है 4 और 2, लेकिन और देखिए ऑप्शन बी भी देखिए 3 2 1, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि स्कूल के निसाब, एक मिनट रुके, ऑप्शन ए में है 4 और 2 यानी कि तनकीदी सोच पर जोर, यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी जो है ना वो तनकीदी सोच पर जोर देती है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे, नई नई चीज़ें सोचे, नया नया एक्टिविटी करे। ठीक है, तो ये तो है ऑप्शन नंबर जो है ना ए में जो 4 दिया गया है ये 4 सही है, और 2 भी सही है कि स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा हो, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए एग्ज़ाम में भी, वक्त में भी और निसाब में भी। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन एक बार ज़रा बी भी देख लीजिए। बी में है 3 2 1, 3 तो कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता है। सी में देखिए 4 2 1, 4 नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 में देखिए, 1 में क्या है, स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, यानी कि स्कूल का जो सिलेबस है उसमें कमी किए जाए, बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटी कराकर जो है ना खेल कूद कराकर सिखाया जाना चाहिए, निसाब में कमी होनी चाहिए, सिलेबस में कमी होना चाहिए, सिलेबस के मवाद में कमी। ठीक है, तो ये 1 नंबर भी सही है, यानी कि यहाँ पर जो सही हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4 2 और 1, ये तीनों कथन सही है। तालीमी पॉलिसी जो है ना 2020, ये स्कूल के निसाब में कमी, मतलब स्कूल के निसाब के मवाद में कमी और स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और तनकीदी सोच पर जोर यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी में 4 2 1 दिया गया है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 2 3 4 दिया गया है, तो 3 तो सबसे पहला बात होगा नहीं, रट कर सीखने पर जोर कभी नहीं देगी नेप 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन ए में है यक ज़बानी को हर सतह पर राइज किया जाना चाहिए। बी में है इम्तहानात के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। सी में है माजूर तलबा के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, और डी में है तलबा को सीखने के तरीक़ों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, यहाँ पर लफ्ज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि कौन सा बयान दुरुस्त है नेप 2020 के मुताबिक। सबसे पहले तो एक ज़ुबानी को हर सतह पर राइज़ किया जाना है, यानी कि एक ही ज़ुबान में बच्चों को सिखाना है, ये तो नेप 2020 कहता नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट कट करिए।
बी नंबर में है इम्तहानात के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर दिया जाए। कभी भी नेप 2020 जो है ये रोट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन पर कभी जोर नहीं देता है कि बच्चों को रटा कर सिखाओ, बच्चों को जितना हो सके रटाओ, ठीक है। तो रट्टा मारने वाला काम बच्चों को नहीं कराना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में लिखा गया इम्तहान के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर। तो रोट लर्निंग पर तो कभी भी जोर देने की बात नहीं करेगा नेप 2020। उसके बाद से सी में है माजूर तलबा के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला शिकनी होनी चाहिए, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी जी नहीं, कमी तो करने की बात कभी नहीं करेगा नेप 2020। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्ट दिख रहा है कि तलबा को सीखने के तरीक़ों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी है, यानी कि बच्चों को आज़ादी दी जाए, वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए, ताकि बच्चा जो है ना वो सीख सके। उस पर जाएगा, उस पर प्रेशर बनेगा कि हमें क्या करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग में, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। उसके बाद से वो खुद से डिसीज़न, क्योंकि उस पर प्रेशर बनेगा, आज़ादी दी जाएगी, मौका दी जाएगी, तो उस पर प्रेशर बनेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो डिसीज़न लेने में वो जो है ना विकसित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बात है। और उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत निपुण योजना किसने नाफिज किया है। यहाँ पर निपुण थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट यहाँ पर भारत निपुण योजना ही है, ठीक है, निपुण ऐसे रहेगा। भारत निपुण योजना किसने नाफिज किया, यानी कि किसके द्वारा लाया गया था ये योजना। तो ऑप्शन ए में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ऑफकोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट कर दीजिए। बी में है मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, यानी कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा लाया गया था भारत निपुण योजना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी यहूदी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। बाकी इसका सही आंसर आप लोगों को तो पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा उर्दू टाइपिंग में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसका आंसर समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन किस तरीके से प्रीवियस में पूछा गया है ये समझ में आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये 6 ही क्वेश्चन इस टॉपिक से मैं आप लोगों को कराई जो कि प्रीवियस में पूछे गए थे। ये सारे प्रीवियस में पूछे गए सवाल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली आज का ये क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन हर एक पॉइंट को, नेप 2020 के हर एक पॉइंट को डीपली समझकर हम लोग कंप्लीट किए। लास्ट में हम लोग MCQs भी किए। आई होप आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ ले, और बाकी चीज़ें समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो के लास्ट तक देखते देखते, तो मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।